प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो हमारा पहला वीडियो बना था वो भाषा और पद परिचय को लेकर बना था, और जो हमारा दूसरा वीडियो बना वो बना था लिपि और व्याकरण को लेकर के। आज हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें मैंने आपको परिभाषाएं नहीं लिखी है, सिर्फ शब्द शक्ति के नाम लिखे हैं और उनका उदाहरण लिखा है, क्योंकि हर बार लिखने से आपको आसानी हो जाती है। इस बार आपको याद रखना है, इतनी आसानी नहीं रहेगी। अब ये 3 नंबर 3 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। एग्जाम बोर्ड के अंदर आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि अभिधा की परिभाषा लिखिए, उसका उदाहरण स्पष्ट कीजिए, लक्षणा की परिभाषा लिखिए, या फिर व्यंजना की परिभाषा लिखिए और उदाहरण द्वारा समझाइए। अन्यथा आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ होगा, उस उदाहरण को देख करके आपको ये समझना है कि कौन सी शब्द शक्ति उसमें आएगी और उसकी परिभाषा क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं अभिधा। अब इसको क्रम से जमाया हुआ है। सबसे पहले अभिधा ही आएगी। अभिधा का मतलब क्या है? ऐसा वाक्य जिसका अर्थ आसानी से या सरलता से समझ में आ जाता है, उसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। जैसा कि बता दिया मैंने आपको कि शब्दों में शक्ति होती है। आप किसी व्यक्ति से कहिए कि आप ये काम नहीं कर सकते, वो बेचारा कभी उस काम को नहीं कर पाएगा, लेकिन आप कहिए कि नहीं, यह काम आप ही कर सकते हैं, वो उस काम को जरूर करेगा। जितना पावर, जितनी शक्ति शब्दों में होती है, उतनी मेरे हिसाब से और कहीं पे नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया अभिधा शब्द शक्ति में क्या होगा। ऐसा वाक्य लिखा होगा जिसको आप समझने आराम से समझ लेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जैसे राम जाता है, सीता राम की पत्नी है, या फिर राम दशरथ के पुत्र हैं। मतलब इतना आसान सा वाक्य आएगा कि जिसमें आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। वहां पे कौन सी हो जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति। परिभाषा बिल्कुल आसान है। जिस वाक्य का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है, या जिस वाक्य का अर्थ सीधा सीधा समझ में आ जाता है, वहां पे होती है अभिधा शब्द शक्ति। उसके बाद आती है लक्षणा शब्द शक्ति। देखिए, इसके नाम से पता चले लक्षणा, किसी का लक्षण दिखाना। जैसे हाथी का लक्षण दिखाना, गधे का लक्षण दिखाना, किसी बंदर का लक्षण दिखाना। कुछ ऐसे शख्स होते हैं जिसको बताना पड़ता है, अरे तू गधा है, इसका मतलब उसके 4 पैर नहीं है, 2 बड़े बड़े कान भी नहीं है, बड़ी बड़ी आंखें भी नहीं है, पूंछ नहीं है, बट उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण हैं जो गधे के अंदर है। जैसे आलसीपना, बार बार निठल्लों की तरह बैठे रहना। अब जैसे हम लोग बहुत उछल कूद करता है कोई लड़का क्लास में, तो सर क्या बोलेंगे? ओए बंदर बैठ जा। तो बंदर थोड़ी है, वो खींचे थोड़ी करता है। होता क्या है कि उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जो गुरु क्या बोलेंगे उसको कि बेटा तेरे हाथ जोड़ो, बैठ जा। मतलब उतनी उछल कूद करेगा कि सीमा क्या हो जाती है, पार हो जाती है। ठीक है। इसी तरफ में देखते हैं कि अगर कोई सास अपनी बहू के लिए किसी गाय का शब्द का प्रयोग करती है कि मेरी बहू गाय, इसमें बहुत सीधी सादी हो, उसमें इतनी सीधेपन है, न तो वो 3-4 करती है, न कभी किसी के सामने कुछ ऊंची आवाज में बात करती है, तो उसको अपन गाय का संदेश दे सकते हैं। उसी पर क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे एक वाक्य लिखा है कि भगत सिंह शेर है। तो भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता? इंडिया में, भारत के अंदर एक, मतलब जब भगत सिंह का नाम लिया जाता है, चंद्रशेखर का नाम लिया जाता है, तो एक अलग ही पूरे रोंगटे भी क्या होते खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। आज छोटे से बड़ा कोई भी हो, भगत सिंह के नाम से कोई अपरिचित नहीं है। आप कह सकते हैं कि भगत सिंह शेर है, यानी इनके अंदर इतनी ताकत, इतना रुतबा, इतनी शक्ति थी उनके अंदर कि हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। शेर अगर जंगल में है तो जितने भी मवेशी, जितने भी जानवर, सब क्या होंगे? उससे डरेंगे। तो ये भी क्या थे? शेर थे। जो इतने भी अंग्रेज थे वो इनसे सब भय खाते थे। तो आप कह सकते हैं भगत सिंह शेर है। तो यहाँ पे लक्षण है, क्योंकि भगत सिंह जी के न तो 4 पैर थे, ना वो कभी उन जानवरों जैसे थे, लेकिन कुछ गुण हैं जो शेर के और भगत सिंह जी के बिल्कुल मैच होते हैं। वो कौन से हैं? हिम्मत, ताकत और दृढ़ता। किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना है, चाहे प्राण जाए तो जाए।
जैसे कि अगर भगत सिंह जी के बाद अपन दूसरे उदाहरण देखें तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए गधे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो आपकी बात नहीं मानता है। आप 100 बार किसी से कोई काम कह रहे हो तो नेचुरल रूप से आप कहते हो क्या गधे की तरह बैठा है। मतलब अगर कहीं पे जाना तो जल्दी तैयार होना चाहिए। मैंने बंदर का उदाहरण पहले से आपको दे दिया, गाय का उदाहरण दे दिया। तो जहां पर भी वाक्य का अर्थ सीधा सीधा समझ में नहीं आता, वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति आती है और वाक्य का बोध करवाती है। परिभाषा देख लीजिए, जहां पे वाक्य का अर्थ सीधा सीधा या सरलता से समझ में नहीं आता, वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति आती है और वाक्य का बोध, वाक्य का पता लगवाती है। क्लियर? अभिधा में क्या था? वाक्य का सीधा समझ में आता है, लक्षणा में सीधा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब लक्षणा शब्द शक्ति उसकी जगह पे आएगी तो उसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए तीसरी व्यंजना, इसके नाम से पता चलता है व्यंजना। हर व्यक्ति अलग अलग बातें सोचेगा। कैसे? देखते हैं। उदाहरण देख लीजिए, इसका बड़ा आसान है। गुरुजी ने कहा शाम हो गई। अब यहां पर भी अगर आप किसी गुरुजी के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर शाम हो जाती है, गुरुजी इस वाक्य का उच्चारण करते हैं कि बच्चा अब शाम हो गई, तो इसका मतलब क्या है? या तो गुरुजी को अब क्या करना है? संध्या वंदन करनी होगी। उनकी जो माताजी पास बैठी है वो सोचे कि मुझे भी अब क्या मंदिर जाना चाहिए। अगर उनकी भार्या, उनकी पत्नी पास बैठी है तो वो सोचे कि मुझे खाने की तैयारी करनी है। जो बच्चे बैठे वो सोचेंगे हमारे पे घर जाना है। तो एक ही वाक्य से सब अलग अलग विचार प्रकट कर रहे हैं। गुरुजी ने अलग सोचा, उनकी माताजी ने अलग सोचा, उनकी पत्नी ने अलग सोचा, बच्चों ने अलग सोचा। उसको कहेंगे व्यंजना। यहाँ पे शाम हो गई, शाम होगी कहने के मात्र से पता चलता है कि सब अलग अलग विचार करेंगे। तो परिभाषा हो जाएगी, बहुत आसान है। अब यहाँ पे इन दोनों शब्द शक्ति का आपको बोध करवाना पड़ेगा। परिभाषा में आसान बता रहा हूँ ताकि जल्दी से आपको याद हो जाए। ऐसी बहुत सारी परीक्षा आपको परिभाषा बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन जो भी आपको याद होती है, बार बार कहता हूँ, वो ही आपको याद करनी है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको याद करनी है। आप इसको और इसको दोनों को मिलाइए तो इसकी परिभाषा हो जाएगी। कैसे? कि जहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा वाक्य के अर्थ का बोध नहीं होता है, जहाँ पर अभिधा के द्वारा और लक्षणा के द्वारा वाक्य का बोध नहीं होता है, वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति आ करके वाक्य का बोध करवाती है। उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। कितना आसान है। इसकी परिभाषा क्या थी? जहाँ पे वाक्य का अर्थ सरलता से समझ में आता है वो अभिधा हो गई। इसकी परिभाषा में इसको जोड़ दीजिए कि जिस वाक्य का अर्थ अभिधा के द्वारा नहीं आता, वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति आती है और लक्षणा का बोध, अपने वाक्य का बोध करवाती है। इसका क्या हो जाएगा कि जहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति आ करके वाक्य का बोध नहीं करवाती, वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति आ करके वाक्य का बोध करवाती है, उसी को कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। ये बिल्कुल आसान परिभाषा है, आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपको बढ़िया लिखने में आसानी रहेगी। तो कुछ उदाहरण है। अब यहाँ पर उदाहरण आप परिवर्तन भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। आपको सब तरह की सुविधा है जो आप अपने अनुरूप कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो समझ लीजिए, अभी तक मैंने आपको बता दिया क्या होगा। वाक्य की परिभाषा समझ में आ जाएगी आसान से। जो लक्षणा होगी उसमें क्या होगा, वाक्य का समझ में नहीं आएगा तो लक्षणा से उसका समझ में आएगा। और व्यंजना में क्या होगा, न तो अभिधा से समझ में आएगा न लक्षणा से समझ में आएगा, तो व्यंजना शब्द शक्ति आ करके वाक्य का बोध करवाएगी। तो उसी से मिलते हैं आगे के वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।